स्वागत है कटारिया फार्मेसी में एक और बेहतरीन वीडियो में, एक और बेहतरीन लेक्चर में। अगर अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सोल्युबिलिटी आखिरकार क्या होती है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। यानी कि आमतौर पर इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डिफ्यूजन बायोलॉजिकल सिस्टम में आखिरकार कैसे होता है। तो दोस्तों बिना किसी देर किए हम हमारी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच और डिफ्यूजन आखिरकार बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे होता है। तो आगे बात करते हैं। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स यानी कि सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस, मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स और सोल्वेशन एसोसिएशन हमने पढ़ा। यानी कि मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी। और आज बात करेंगे हम क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आमतौर पर बात कर ले कौन कौन से फैक्टर सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच से, डिफ्यूजन कैसे होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, आज हम पढ़ेंगे। उसी के साथ हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स, बाइनरी सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, फॉल्स लो भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ रियल सॉल्यूशन भी देखेंगे और पढ़ेंगे हम अगली वीडियोस में पार्शियल मिसेबल लिक्विड्स कौन से होते हैं। उसी के साथ साथ क्रिटिकल सॉल्यूशन, टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इट्स लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के साथ साथ कई ऐसे लॉ हैं जिनकी हम लिमिटेशन और एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चों बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। बात करें मेन इंट्रोडक्शन की, सोल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर। सोल्युबिलिटी आखिरकार होता क्या है? सोल्युबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है कि जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सोल्यूट का सोलवेंट के अंदर अच्छी तरीके से घुल जाए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर। घुलनशीलता वह अधिकतम मात्रा है जो किसी पदार्थ की एक निश्चित तापमान दाब पर किसी विलायक में घुल सकती है। विलायक हो गया हमारे यहाँ पे सोलवेंट, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ड्रग्स है, जो ड्रग्स किसी सोलवेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा घुल सके उसी को हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है, यानी कि सोल्युबिलिटी की इंपोर्टेंस क्या है। पहली बात करते हैं डिटरमाइंस बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। इसकी बात कर ले, सोल्युबिलिटी से डिसाइड होता है कि ड्रग बॉडी में कितनी अब्जॉर्ब होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ड्रग हम इंटेक करते हैं, वो सोल्युबिलिटी की स्ट्रेंथ से ही पता होता है कि यानी इसके अंदर उस ड्रग की जितनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा वो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होगा। हेल्प इन फॉर्मुलेशन डिजाइन, उसी सोल्युबिलिटी की इससे पता चलता है कि उस मतलब ड्रग की डिजाइन कैसी फॉर्म करनी चाहिए, यानी कि उसे सॉल्यूशन यानी लिक्विड में बनाना है या फिर सस्पेंशन, मेडिसिन या कैप्सूल में बनाना है या फिर इंजेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा जल्दी घुल जाते हैं, उनको हम इंजेक्शन से के रूप में यूज करते हैं। ऐसे ड्रग्स यूज किए जाते हैं इंजेक्शन में जिनकी ज्यादा बहुत ज्यादा सोल्युबिलिटी हो। बच्चों जो इंजेक्शन होते हैं जो डॉक्टर हमें लगाते हैं, उनके अंदर जो ड्रग्स यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वो खून के अंदर बहुत जल्दी घुल सके, उनको हम इंजेक्शन के रूप में लेते हैं। आगे बात करें अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, पीएच सॉल्वेंट, पार्टिकल साइज। बात करें सोल्युबिलिटी टेम्परेचर, पीएच सॉल्वेंट के टाइप और पार्टिकल साइज से चेंज होती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, यानी सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है इफ दिस सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक, यानी कि जो आपका सोलवेंट सोल्यूट का जो सॉल्यूशन है वो अगर एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक का मतलब हो गया कि एनर्जी एब्जॉर्ब करना, कोई प्रोसेस जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही कंप्लीट होता है। इसका अंदर हो गया कि अगर मान लीजिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और इसका मतलब हो गया कि जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे वो हीट एब्जॉर्ब करने वाला है तो उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और बात करें इफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट रिलीज कर रहा है पहले से ही, तो आप उसका अगर टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो वो उसके हिसाब से नहीं होगी और उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस क्वांटिटेटिव का रिलेशन है वांट्स ऑफ इक्वेशन। इसकी बात करें वांट्स ऑफ बताती है कि टेम्परेचर चेंज से सोल्युबिलिटी कितनी चेंज होती है। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर चेंज से हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो कितनी चेंज होती है। बस फॉर्मूला याद रखना है, कैलकुलेशन इस स्लाइड में रिक्वायर्ड नहीं है। और तो यहाँ पे हो गया S1 S2 इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी एट T1 एंड T2, यानी कि S1 हो गया सोल्युबिलिटी एट टेम्परेचर 1 एंड S2 हो गया सोल्युबिलिटी एट टेम्परेचर 2। और यहाँ पे डेल H हो गया हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों डेल H का मतलब, डेल H क्या बताता है? डेल H बताता है कि ड्रग डिसॉल्व होते ही कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करता है यहाँ पे। और R हो गया हमारा यहाँ पे गैस कांस्टेंट। R एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो इक्वेशन में यूज होती है, इसकी वैल्यू आगे बताऊंगा आपको बच्चों में। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। NaCl स्लाइटली एंडोथर्मिक,
यानी कि NaCl यानी कि नमक। बच्चों अगर आप पानी के अंदर नमक डाल रहे हो, एक तो ठंडे पानी के अंदर नमक डालो और एक गर्म पानी के अंदर नमक डालो। जैसे ही आप गर्म पानी के अंदर नमक डालोगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब है कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद हीट, यानी कि उसकी सोल्युबिलिटी हीट के साथ इंक्रीज हो रही है। जैसे ही आप सॉल्यूशन की हीट इंक्रीज कर रहे हो या उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। वहीं बात कर ले CaOH2 जो कि एक्सोथर्मिक है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। आई होप वो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम दूसरा फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी को, जो है पीएच ऑफ मीडियम, यानी कि पीएच ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम का जो पीएच होता है वो हमारी सोल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। बात करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन। बच्चों अगर जो हमारा सॉल्यूशन है वो वीक एसिड और वीक बेस अगर आयनाइज है, हमारा सॉल्यूशन अगर आयनाइज हो रहा है तो उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, आयनाइज नहीं हो रहा है तो उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। वीक एसिड्स के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस log एस माइनस एसओ अपॉन एसओ। और वीक बेसिस के लिए दिया गया है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस log एसओ अपॉन एस माइनस एसओ। जहां हम बात कर ले एस और एसओ क्या होता है, एस हमारे यहाँ पे टोटल सोल्युबिलिटी और एसओ है हमारा इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी, जो कि हमारे क्वेश्चंस में प्रोवाइड होगी हमें। से बात कर लेते हैं एस्पायरिन, जो कि वीक एसिड के रूप में यहाँ पे दिया गया है, जो कि मोर सोल्यूबल इन एल्काइल मीडियम, यानी कि एस्पायरिन जो वीक एसिड है वो एल्काइल मीडियम में ज्यादा सोल्यूबल होता है। वहीं बात कर ले कैफीन जो कि वीक बेस के रूप में दिया गया है, वो मोर सोल्यूबल इन एसिडिक मीडियम, यानी कि जो वीक बेसेस है वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि कैफीन एसिडिक मीडियम में ज्यादा सोल्यूबल होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है जो कि याद रखने लायक है। आगे बात करते हैं जो हमारा तीसरा फैक्टर है जो फैक्ट करता है सोल्युबिलिटी, वो है कोसोल्वेंसी। इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों एडिंग ए सेकंड सोलवेंट, कोसोल्वेंट लाइक एथेनॉल, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स। इसका मतलब है बच्चों कुछ ऐसे सोल्यूट्स होते हैं जो कि सोलवेंट में आसानी से नहीं घुलते, यानी कि पानी में आसानी से नहीं घुलते, इसलिए पानी के अंदर और सोलवेंट्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि इथेनॉल, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जिसकी वजह से जो पुअरली सोल्यूबल यानी कि पुअरली सोल्यूबल सोल्यूट हमारा जो ड्रग है वो आसानी से घुल सके उस सॉल्यूशन में, यानी कि उस सोलवेंट में, इसलिए दूसरा सोल्यूट यहाँ पे ऐड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोसोल्वेंसी। आगे बात करते हैं, इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, उसका फॉर्मूला होता है log Sm इज इक्वल टू F1 log Sn प्लस F2 log S2। यहाँ पे बच्चों Sm हो गया सोल्युबिलिटी इन मिक्स्ड सोलवेंट्स, यानी कि जो मिक्स हमारा जो सोलवेंट है उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो Sm से डिनोट की जाती है। और F1 F2 यहाँ पे हो गए हमारे वॉल्यूम फ्रैक्शंस ऑफ सोलवेंट्स, दोनों सोलवेंट्स के वॉल्यूम फ्रैक्शंस। जब किसी कम घुलनशील दवा को पानी में नहीं घोला जा सकता तब थोड़ा एथेनॉल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल मिलाने से उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि वाटर में आसानी से नहीं घुलता, इसलिए उसके अंदर दूसरा सोलवेंट ऐड किया जाता है, यानी कि जो वो ड्रग है जो आसानी से घुल सके। एग्जांपल्स के लिए ग्राइसोफुलविन इन एथेनॉल वाटर मिक्सचर डिसॉल्व्ड वाटर। तो बच्चों इसका मतलब हो गया ग्राइसिन फुलविन एक ऐसा ड्रग है जो कि पानी के अंदर आसानी से नहीं घुलता, और एथेनॉल पानी का जो मिक्सचर एक सोलवेंट होता है उसके अंदर आसानी से घुल जाता है। आगे बात करते हैं हम जो कि हमारा चौथा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी को, वो है कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन से ही पता चल रहा है कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि पानी के अंदर आसानी से घुलता नहीं है, जो कुछ अलग सोलवेंट्स मिलाने के बाद घुलता है, मतलब कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सेशन से ही पता चल रहा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स मिला हुआ चीज। आगे बात करते हैं, देखते हैं सम ड्रग्स फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस विद लिगेंड इंक्रीज सोल्युबिलिटी। जब दवा किसी अन्य यौगिक लिगेंड के साथ मिलकर घुलनशील कॉम्प्लेक्स बनाती है तब उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर नहीं घुलते, यानी कि सोलवेंट के अंदर नहीं घुलते, उनके अंदर कुछ ऐसा ऐड किया जाता है लिगेंड, यानी जो लिगेंड यहाँ पे हो गया कुछ ऐसा यौगिक वहां पे ऐड किया जा रहा है उस रिएक्शन में, उस सॉल्यूशन में, जो कि एक सोल्यूट के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो कि उसकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दे रहा है। यानी कि आमतौर पर साधारण भाषा में मैं आपको बताता हूँ, एक सोलवेंट हो गया यहाँ पे और एक हो गया हमारा सोल्यूट, जो ड्रग उस पानी के अंदर घुल नहीं रहा, तो वो ड्रग खुद की फॉर्म को चेंज कर लेता है, किसी के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि आसानी से घुल सकता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसकी एक इक्वेशन होती है जो होती है एस टोटल, यानी कि टोटल सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू एसओ प्लस KHTl, यानी कि लिगेंड और एसओ। यहाँ पे हो गया बच्चों टोटल सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू, तो जो पहले सोल्युबिलिटी थी और वो जो कॉम्प्लेक्स की सोल्युबिलिटी थी, इन दोनों को टोटल करके बच्चों KHT हो गया हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और L हो गया लिगेंड कॉन्सेंट्रेशन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल की बात कर ले, आयोडीन प्लस Ki, आयोडीन प्लस Ki इज इक्वल टू फॉर्म्स सोल्यूबल Ki3 कॉम्प्लेक्स।
बच्चों आपको मैं बताता हूँ, जैसे पानी के अंदर नमक नहीं घुलता, यानी पानी के अंदर आयोडीन नहीं घुलता, जैसे आप KI ऐड करोगे तो वो जो आई यानी आयोडीन है वो KI3 कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो कि पानी के अंदर आसानी से घुल पाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, जो पांचवा फैक्टर आता है जो कि सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है हमारा सोल्ट फॉर्मेशन। बच्चों इसका कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस इनटू इट्स सोल्ट फॉर्म इंक्रीज सोल्युबिलिटी। यानी कि बच्चों जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, उनकी जो रो फॉर्म होती है यानी कि रो सोल्ट फॉर्म होती है, उसके अंदर चेंज करने पर उनकी जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। बात करते हैं कमजोर अम्ल को N प्लस और K प्लस लवण में बदलना या कमजोर क्षार को HCl सोल्ट में बदलना उसकी घुलनशीलता बढ़ाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वीक एसिड्स इज इक्वल टू सोडियम सोल्ट और वीक बेस इज इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक सोल्ट। तो बच्चों वीक एसिड्स को हम सोडियम सोल्ट में बदल देते हैं और जो वीक बेस होते हैं उनको हाइड्रोक्लोराइड सोल्ट में, ताकि उनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल वीक एसिड का हो गया हमारे यहाँ पे सोडियम फिनोबार्बिटल और यहाँ पे वीक बेस का हो गया एट्रोपाइन सल्फेट, जो कि अपनी रो फॉर्म में आने के बाद सोल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है, और बेसिक फॉर्म में अगर ये सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होगी तो वो डिजोल्व पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है हमारा पार्टिकल साइज। यानी कि पार्टिकल साइज का कॉन्सेप्ट बच्चों ऐसा है कि स्मॉलर पार्टिकल यानी कि मोर सरफेस एरिया यानी कि फास्टर डिसोल्यूशन। जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा सोल्यूबल होगा, यानी कि सोलवेंट के अंदर उतनी ही आसानी से जल्दी से घुल जाएगा। बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए पानी के अंदर एग्जांपल बताता हूँ। पानी के अंदर आप चीनी डालते हो, बड़े बड़े ग्रेनुअल्स डालते हो, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर डिजोल्व होती है। वहीं अगर आप चीनी को कूट के डाल दो यानी कि उसका पाउडर बना के डाल दो, तो वो इजीली यानी फास्ट डिजोल्व होगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पार्टिकल साइज। यानी कि पार्टिकल साइज कैसे अफेक्ट करता है, अगर पाउडर फॉर्म में आप मिक्स करके डाल रहे हो तो वो इजीली सोल्यूबल होगा, मोटे मोटे कण डाल रहे हो तो वो धीरे 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 डिजोल्व होगा, और ये सोल्युबिलिटी को इस प्रकार से अफेक्ट करता है। बात करते हैं इसका नॉइस व्हिटनी इक्वेशन, जो कि डायरेक्टली बताती है कि पार्टिकल्स यानी कि साइज सरफेस एरिया कैसे डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी के अंदर। नॉइस व्हिटनी इक्वेशन है dc अपॉन dt dA ds माइनस c अपॉन hv। यहाँ पे बात करते हैं d हो गया हमारा यहाँ पे डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, और वहीं बात कर ले a हो गया सरफेस एरिया, जो कि पार्टिकल्स के द्वारा घेरा जा रहा है, यानी कि पार्टिकल का सरफेस एरिया कितना होता है वो, और cs हो गया हमारा यहाँ पे सोल्युबिलिटी, और c हो गया कंसंट्रेशन एट ए टाइम t, h हो गया यहाँ पे डिफ्यूजन लेयर थिकनेस, यानी कि जो डिफ्यूज हो रहा है, जो पार्टिकल डिफ्यूज हो रहा है उसकी थिकनेस कितनी है। उसमें जितने छोटे होंगे उतना सतह क्षेत्र यानी कि सरफेस एरिया उतना बड़ा होगा, और वे उतनी जल्दी घुलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चीनी का एग्जाम्पल बताया, और ऐसे आपके रोजमर्रा लाइफ में काफी एग्जाम्पल्स भी होते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, माइक्रोनाइज्ड ग्राइसोफुलविन डिसॉल्व्स फास्टर देन कोरा से पाउडर। क्वार से पाउडर थोड़ा सा मोटा आता है, मतलब थोड़ा थिक होता है, और वहीं बात कर ले ग्राइसोफुलविन डिसॉल्व फास्टर। ग्राइसोफुलविन बहुत ही ज्यादा पतला यानी कि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही छोटे छोटे मतलब पाउडर से भी ज्यादा मिक्स फॉर्म में आता है, जो पानी के अंदर यानी कि सोलवेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है इन कंपैरिजन टू OR से पाउडर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि पार्टिकल साइज कैसे डिपेंड करती है सोल्युबिलिटी पे, यानी कि सोल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है पार्टिकल्स की साइज से। आगे बात करते हैं बच्चों डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफ्यूजन कैसे होता है, यानी कि डिफ्यूजन बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे होता है उसकी बात करते हैं। डिफ्यूजन यानी कि डिफ्यूजन होता क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन। बच्चों रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं, यानी कि मूवमेंट होता है उनका, उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। प्रसरण वह प्रक्रिया है जिसमें अणु अधिक सघनता वाले क्षेत्र से कम सघनता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली ट्रेवल करता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोली लंग्स टू ब्लड कैपिलरीज। बच्चों एल्वियोली यानी कि लंग से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती है, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारे ह्यूमन सिस्टम के अंदर भी कैसे डिफ्यूजन होता है उसकी बात कर रहे हैं। बात करते हैं हम फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो बच्चों फिक्स फर्स्ट लॉ स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन, जिसका फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस da tc अपॉन dx। तो बच्चों ये एक रेट लॉ है, यानी कि ये बताता है कि डिफ्यूजन कितनी क्वांटिटी में और कितनी स्पीड से हो रहा है। यहाँ पे dq और dt को हम जैसे भी डिनोट करते हैं,
और इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि कितनी मात्रा में डिफ्यूजन हो रहा है, किस स्पीड से डिफ्यूजन हो रहा है, वो ये हमें बताता है। यानी कि जो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो हमें डायरेक्टली ये बताता है कि जो डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल कर रहा है, वो कितनी क्वांटिटी में कर रहा है, कितनी रेट में कर रहा है। बात करते हैं डी का मतलब हो गया यहाँ पे डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, यानी कि वो कितनी आसानी से ट्रेवल कर रहा है वो हमें ये बताता है। और ए हो गया सरफेस एरिया, जो उसका मॉलिक्यूल्स का, यानी कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल कर रहा है उसका सरफेस एरिया कितना है। डीसी अपॉन डीएक्स हो गया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि ये दोनों साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वो बता रहा है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा सोल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यह नियम बताता है कि प्रसरण की दर सांद्रता के अंतर पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग डिफ्यूजन थ्रू स्किन और इंटेस्टाइनल वॉल, जैसे मान लीजिए कोई क्रीम आप स्किन पे लगाते हो तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल कर लेती है, यानी कि आपकी स्किन से आपकी जो ब्लड की जो वेसल्स होती है उनमें लो कंसेंट्रेशन हो जाता है तो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर रिएक्शन वाली होगी तो अपोजिट रिएक्शन कर देती है, इसकी वजह से आपको कई कई एलर्जेटिक रिएक्शंस हो सकती है। वहीं बात करें इंटेस्टाइनल वॉल, जैसे मान लीजिए इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर जो फूड होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो ब्लड कैपिलरीज होती है या ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हो जाता है हाई, और जो अंदर जो ब्लड वेसल्स का होता है वो हो जाता है लो। इस वजह से फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बच्चों ये पूरा पूरा हमारा बायोलॉजिकल, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं हम फिक्स का सेकंड लॉ, यानी कि नॉन स्टेडी स्टेट के लिए होता है, यानी कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट प्रेजेंट नहीं होती। इसके अंदर होता है पार्शियली सी अपॉन पार्शियलिटी इज इक्वल टू डी पार्शियली स्क्वायर सी और पार्शियली एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे हो रहा है डिस्टेंस के लिए, यानी कि कितना ट्रेवल कर रहा है जो हमारा मॉलिक्यूल है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। फिक्स का सेकंड लॉ डिस्क्राइब्स हाउ कॉन्सेंट्रेशन चेंज विद टाइम, यानी कि समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन कैसे बदलता है। व्हेन स्टेडी स्टेट इज नॉट रीच्ड, यानी कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट हमें नहीं मिलती या मॉलिक्यूल को नहीं मिलती। यह नियम बताता है कि समय के साथ द्रव्य की सांद्रता कैसे बदलती है जब स्थिर अवस्था नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल और सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन। कंट्रोल का मतलब हो गया जैसे इंसुलिन हमारी बॉडी में कंट्रोल वे में फिक्स अमाउंट में रिलीज होता रहता है, और सस्टेन यहाँ पे हो गया जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन आप इनटेक कर रहे हो तो उसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे वो मेडिसिन हमारी बॉडी में रिलीज होती है, काफी लंबे समय तक उसका अफेक्ट रहता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल करने में जो दिक्कत देते हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहले फैक्टर की बात करते हैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी सॉल्यूशन में तो उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप उसकी विस्कोसिटी यानी कि उसकी थिकनेस, जैसे उसको गाढ़ा करोगे आप सॉल्यूशन को, तो उसकी जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है वो रेट, यानी कि जो ट्रेवल करने की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। तापमान बढ़ाने से डी बढ़ता है। दूसरा बात कर ले सरफेस एरिया। जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे किसी का, उसकी डिफ्यूजन रेट बढ़ जाएगी, यानी झिल्ली का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रसरण बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे मोटा कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, उसको आप तोड़ के उसका सरफेस एरिया ज्यादा कर देते हो तो वो इजीली डिसोल्व हो पाएगा, इजीली सोल्यूबल हो पाएगा, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो रेट है हाई से जो लो तक ट्रेवल करने की वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी डिफ्यूजन जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी डीसी अपॉन डीएक्स। जैसे आप ग्रेडियंट को बढ़ाओगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बढ़ाओगे, जो डिफ्यूजन रेट है वो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी। साधनता का अंतर जितना अधिक उतना प्रसरण उतना तेज, यानी कि उतना डिफ्यूजन रेट उतनी ही ज्यादा होगी। अगली बात कर लेते हैं जो आखिरी हमारी मेम्ब्रेन थिकनेस, यानी कि मॉलिक्यूल जितना मोटा रहेगा उतना ही उसकी रेट कम रहेगी डिफ्यूजन की। जितना ज्यादा पतला, यानी कि जितने ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, उसकी मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा छोटी रहेगी उतना ही फास्ट वो डिफ्यूज हो पाएगा। झिल्ली पतली होगी तो प्रसरण तेज होगा ऑब्वियसली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर आप चीनी के मोटे मोटे टुकड़े डाल देते हो या शुगर बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीनी डाल देते हो तो वो काफी लंबा टाइम लेती है उसके अंदर डिजोल्व होने के लिए, उसके अंदर घुलने के लिए। और वहीं आप अगर पाउडर फॉर्म में डाल रहे हो तो वो इजीली डालते, थोड़ा हिलाने के बाद वो इजीली उसके अंदर घुल जाएगा। आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और आपका अगर कोई भी डाउट रहे तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो। और हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, वहां पे जाके आप पीडीएफ में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और इजीली आप 4 सब्जेक्ट के, चारों सब्जेक्ट के अफोर्डेबल प्राइस में परचेज कर सकते हो।
आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।